हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ धातु। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ धात्विक चालक, कोई भी जो पदार्थ है वो चालक कैसे है हम पहले से ही जानते हैं। कोई भी धात्विक चालक पदार्थ है, ये आपके पास में कौन हो गया? कोई पदार्थ हो गया। ये पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हम पहले से जानते हैं कि आपके पास कोई परमाणु है और परमाणु के केंद्र में कौन होता है? नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। प्रथम कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा कोष। ये प्रथम कोष हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा कोष हो गया। अपन जानते हैं जो कोष नाभिक के ज्यादा नजदीक होता है उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है, और जो कोष नाभिक से ज्यादा दूर होता है उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम प्रभावी होता है। ठीक है ना? चलो, इसका मतलब मेरे ये चीज समझ आया कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जबकि आंतरिक कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल बंधों के द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना? अब जैसे सोचिएगा आप, मैं इस परमाणु को ऊष्मा देता हूं। ऊष्मा मतलब हीट दे रहा हूं। इस परमाणु को क्या दे रहा हूं? ऊष्मा। जैसे ही ऊष्मा दूंगा तो परमाणु ऊष्मा को ग्रहण करेगा। इस परमाणु में कौन है? इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके, कौन सी ऊर्जा है? तापीय ऊर्जा। ऊष्मा दे रहे हैं वो ताप के रूप में दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके और बाह्यतम कोष से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे और चालक में क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? हम बात कर रहे थे चालक की। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके पास में चालक पदार्थ कहलाते हैं। आप सोचिएगा, ये आपके पास में कोई चालक पदार्थ हो गया है। ये चालक पदार्थ है। इन चालक पदार्थों में जो आवेश गति कर रहा है वो आवेश दो प्रकार से गति करता है। दो प्रकार से गति कैसे करता है? देखो, मैं दो कंडीशन ले लेता हूं। पहली कंडीशन, हाँ भाई, यहाँ अपन दो कंडीशंस की बात कर रहे थे। प्रथम कंडीशन ये थी जब चालक के ऊपर कोई बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित हो। इसका मतलब बाह्य क्षेत्र प्रेजेंट नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया? ई का मान 0 हो गया। और दूसरी कंडीशन, जब चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो या चालक के ऊपर बाह्य क्षेत्र आरोपित हो। आप सोचिएगा, आपके पास में ये चालक है। ये चालक, जब चालक है तो श्योर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन ये हो गए। देखो, जो चालक है इस चालक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, कोई बाह्य क्षेत्र अप्लाई नहीं है। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके गति करने लगेंगे। तब गति करने लगेंगे तो इनका ऊष्मीय वेग कितना होगा? ऊष्मीय वेग, इन इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगा। इस वेग से यह इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। अनियमित यादृच्छिक रूप से गति करने लगते हैं। यादृच्छिक का मतलब क्या हो गया? इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। आप सोचिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो अगला इधर गति कर रहा होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो कोई इधर गति कर रहा होगा, कोई इधर गति कर रहा है तो कोई इधर गति कर रहा होगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। हर संभव दिशा में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कंडीशन होती है। देखो, मैं मान लेता हूं इस चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इन समस्त इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुछ ना कुछ वेग होगा। उस वेग को मैं मान लेता हूं u1, u2 सो ऑन un वेग हैं। अरे यार, इसके
n कण है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है। प्रथम इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरे का u2 एंड तीसरे का u3 एंड nवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग कितना हो गया un। यदि मैं इन समस्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालना चाहूं, u एवरेज निकालना चाहूं, तो u एवरेज कितना आता है 0। u एवरेज का मतलब क्या हो गया u1 प्लस u2 प्लस so on un अपॉन n। अरे यार मुझे किसी भी राशि का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है मेरे पास, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि आपके पास वेग थे तो समस्त वेगों का योग अपॉन वेगों की संख्या, जितने कण है मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या आ गई। तो यहाँ उसने बोला कि जब आप किसी चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करोगे, कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई है क्या नहीं, जब इस चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है तो इस चालक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से अनियमित रूप से गति करने लगेंगे, जिनके औसत वेग का मान u एवरेज का मान कितना होगा 0। u एवरेज का मान कितना होगा 0। जब इन इलेक्ट्रॉनों का चालक में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 है तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उस चालक में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, चालक आपके घर में, आपके जिस रूप में आपको वहां पर लोहे का कोई टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण इस वेग से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के गति करने के दौरान इनमें किसी भी इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालक में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता। और धारा का प्रवाह नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनके ऊष्मीय वेग का औसत मान कितना रहता है 0। जब u एवरेज का मान 0 होगा तो धारा का मान भी क्या होगा 0। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये आपके पास कौन था, चालक। चालक में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मैं मान लेता हूं इस चालक के ऊपर अब कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, और जो कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है वो E। सेकंड केस यही था जब चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो। जैसे ही इस चालक के ऊपर मैं विद्युत क्षेत्र अप्लाई करूंगा तो चालक में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई चालक के अंदर कोई आवेश है, उस आवेश का मान कितना है E। Q, आवेश को Q से डिनोट करते हैं और उस Q का मान कितना E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है या नहीं। मैं आपको प्रथम चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, यदि किसी E विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश आएगा, E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश आएगा तो उस आवेश पर कोई विद्युत बल कार्य करेगा, उस विद्युत बल का मान कितना होगा F बराबर QE। देखो भाई ये चालक में कौन है, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा है। अब ये विद्युत क्षेत्र इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, धनात्मक विद्युत क्षेत्र हो गया, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा कम, विद्युत क्षेत्र कम हो गया, उसको माइनस से डिनोट कर दिया। अब इन विद्युत क्षेत्र में कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल कार्य करेगा और उस बल का मान कितना होगा F बराबर QE। लेकिन Q कौन है, आवेश, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो कोई बल कार्य करेगा वो F बराबर E बल कार्य करेगा। E Q की जगह क्या रख दिया मैंने, E, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, E विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल ये हो गया। यह बल क्या होगा भाई, यह जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉनों पर जो कोई बल कार्य कर रहा होगा वो इधर होगा, इसीलिए मैं यहाँ चिन्ह कौन सा लगा देता हूं, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक, अब देखो जब इलेक्ट्रॉनों पर इस दिशा में बल लगेगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप गौर से देखो, जब किसी चालक के ऊपर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इस क्षेत्र की बाह्य क्षेत्र आरोपित किया है, मतलब इस चालक के ऊपर E इज नॉट इक्वल टू 0, विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है। जब इस चालक के ऊपर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है, और इस विद्युत बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, ऋण क्षेत्र से
धन क्षेत्र की ओर या ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, है ना। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब आप किसी आवेश या चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो चालक में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। गति कर रहे हैं, समस्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों की गति के औसत, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उस गति का मैं एवरेज, जो वेग, जिस किसी वेग से गति कर रहे हैं उस वेग का मैं अगर औसत लेना चाहूं तो उस औसत वेग को अपन बोलते हैं अपवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। मैं क्या बोला, जब आप किसी चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे, चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो इस चालक में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को, इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को अपवाह गति कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवाह। हम बात कर रहे थे धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। आवेश यहां भी गति कर रहा है, आवेश यहां भी गति कर रहा है, आवेश यहां गति कर रहा है, अनियमित रूप से गति कर रहा था तो यू एवरेज का मान 0 आया था, तो धारा का मान 0 आ गया। लेकिन आपने जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो एक निश्चित दिशा में गति करने लगे, जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगे तब अब यहाँ पर इनके औसत वेग का मान मैं वी एवरेज को बोल दूं। मान लो ये आवेशित कणों के वेग क्या है, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn वेग है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn अपॉन n। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब अब इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग भी है। जब इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है तो इस परिपथ में कोई ना कोई धारा भी प्रवाहित होगी, होगी या नहीं होगी? इसका मतलब क्या हो गया, आप जब किसी चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करोगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। टॉपिक यही ना, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा तो धारा का, विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं हुआ तो धारा का प्रवाह नहीं हुआ, विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ तो धारा का प्रवाह हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। ठीक।